जलते सूरज के नीचे रेत के टीलों के बीच सहारा डेजर्ट में कहीं आप एक प्राचीन खजाने की तलाश में चल रहे हैं। फाइनली आप रेत में एक अजीब चट्टान पाते हैं। ये बड़ी है, काले कोयले या रॉक के बड़े टुकड़े जैसा दिखता है, लेकिन इसके सरफेस पर कुछ शाइनी चीज इसे अजीब बनाती है। ये अनोखी डिस्कवरी हमारे प्लेनेट पर अब तक खोजी गई सबसे पुरानी चीज है। पृथ्वी के आउटर स्पेस में आने से बहुत पहले इस रॉक का जन्म हुआ था। ये अजीब मीटियोराइट 2020 में सहारा डेजर्ट के एक रिमोट एरिया में पाया गया था। साइंटिस्ट ने स्टोन के सरफेस पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के आइसोटोप्स को एनालाइज किया और पाया है कि इसकी एज लगभग 4.5 अरब वर्ष है। फिलहाल यह हिस्ट्री में स्पेस से मैग्मा का सबसे पुराना सैंपल है। ये एक छोटे से प्रोटो प्लैनेट से जुड़ा है जिसके पास पूरी तरह से बनने का टाइम नहीं था। ये बहुत टाइम पहले की बात है जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था। स्पेस में कई बड़े एस्ट्रॉइड्स फ्लोट कर रहे थे। उनमें से कुछ बड़े सेलेस्टियल बॉडीज में बने थे जो बाद में प्लैनेट बन गए। बड़े रॉकी प्लैनेट छोटे प्लैनेट्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे। ये रॉक एक छोटे से प्रोटो प्लैनेट का हिस्सा था जिसने अभी अपनी फॉर्मेशन शुरू की थी, लेकिन एक दूसरे विशाल एस्ट्रॉइड ने इसे नष्ट कर दिया। प्लैनेट अरबों टुकड़ों में बिखर गया। उनमें से कुछ दूसरे प्लैनेट्स का पार्ट बन गए तो कुछ उड़कर सोलर सिस्टम से बाहर चले गए। वहीं एक पीस स्पेस में तब तक भटकता रहा जब तक हमारी पृथ्वी नहीं बन गई। उसके बाद ये प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से टकराया और उस एरिया में गिर गया जिसे अब सहारा डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। इस रॉक की खोज 2020 में की गई थी, लेकिन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रॉक्स के कटाव से पता चलता है कि ये बहुत पहले गिरा हो सकता है। लगभग 70 पाउंड वजन वाली इस प्राचीन चीज के अंदर अलग अलग मीटियोराइट के कई पीस हैं। सरल शब्दों में ये लावा से बनी वोल्केनिक रॉक है। ये ठंडा, ठोस और क्रिस्टलाइज्ड हो गया है, इसलिए आपको ग्लिटर दिखाई दिया। साइंटिस्ट को उम्मीद है कि रॉक की आगे स्टडी से हमारे सोलर सिस्टम की फाउंडेशन के बारे में और जानने में हेल्प मिलेगी। अमेरिका में खोजा गया सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड विलामेट है। इसका साइज 84 स्क्वायर फीट है और इसका वेट 15 टन से ज्यादा है। ये एक बस के वेट का आधा है। इस आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर कई लोग फिट हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये अब तक पाए गए ज्यादातर मीटियोराइट की तरह रॉक नहीं है। विलामेट निकल और आयरन से बना है। मेटल का ये विशाल टुकड़ा 1906 में डिस्कवर किया गया था। अब इस बड़े रॉक को अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखा गया है। अब तक मिला सबसे बड़ा मीटियोराइट होबा है। ये नामीबिया में लोकेटेड है और लोगों ने इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं की क्योंकि ये बहुत हैवी है। होबा का वजन 60 टन है। ये एक टैंक से हैवी है। स्पेस से संबंधित अगला इवेंट 28 फरवरी को साउथ वेस्ट इंग्लैंड में हुआ। इस दिन एक विशाल फ्लैश ने आकाश को रोशन कर दिया। तभी जोरदार क्रैश हुआ। कई रेसिडेंट्स ने अपने घरों के दरवाजे खोले और लॉन में एक काला धब्बा देखा। उन्होंने तुरंत गैस किया कि क्या हुआ था और ब्रिटिश मीटियोराइट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क को डिस्कवरी की सूचना दी। यदि आपको कभी कोई मीटियोराइट मिले तो उसकी इंफॉर्मेशन किसी जियोलॉजिकल रिसर्च या स्पेस सेंटर को जल्द से जल्द दें। एक स्पेस रॉक जितनी देर तक ग्राउंड पर रहता है उतनी ही तेजी से वो अपनी वैल्यू खो देता है। बारिश, धूल, बर्फ, हवा, चिलचिलाती धूप, ये सभी फैक्टर मीटियोराइट के सरफेस को डैमेज करते हैं। इससे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। इंग्लैंड में पाया जाने वाला मीटियोराइट कोयले जैसा दिखता है, लेकिन ये नरम और अधिक नाजुक है। सबसे ज्यादा संभावना है कि इसमें जमा हुआ पानी था। ये रॉक एक विशाल एस्टेरॉइड का पार्ट है जो आउटर स्पेस के माध्यम से तब गिरा है जब हमारा सोलर सिस्टम अभी तक पूरी तरह से नहीं बना था। उन्हें रॉक के अंदर मिनरल्स का एक अनूठा कॉम्बिनेशन मिला। ये वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम के ओरिजिन और पृथ्वी पर लाइफ के बारे में ज्यादा जानने में हेल्प कर सकता है। अब हम जर्मनी जा रहे हैं। छोटे से शहर नॉर्डलिंगन में एक विशाल पुराना मीटियोराइट यहाँ छिपा है। जब तक आप इस शहर का सीक्रेट नहीं जानते, इसे नोटिस करना बहुत मुश्किल है। आप आरामदायक छोटी सड़कों पर चल रहे हैं और सुंदर आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स को देख रहे हैं। आप पूरा दिन वहीं बिताते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो आपको मीटियोराइट की याद दिलाता हो। रहस्य को सुलझाने के लिए आपको शहर से बाहर निकलने की जरूरत है। तो आप एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं
और देखते हैं कि शहर एक गड्ढे के अंदर स्थित है। एक लंबे टाइम तक लोकल लोगों को यकीन था कि शहर एक गायब हो चुके वोल्केनो के क्रेटर में लोकेटेड है। यदि आप घरों को एक निश्चित एंगल से देखते हैं तो आप देखेंगे कि उनमें से एक अजीब शाइन आ रही है। 20वीं सेंचुरी के मिडिल में जियोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने यहां आकर तुरंत घोषणा की कि क्रेटर वोल्केनो जैसा नहीं दिखता है। शहर एक मीटियोरॉइड द्वारा छोड़े गए एक विशाल क्रेटर पर बनाया गया था। लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले बड़ी सेलेस्टियल बॉडी यहाँ गिरी थी। ये इतनी गर्म थी कि उसके अंदर के कार्बन के बुलबुले तुरंत छोटे डायमंड्स में बदल गए। जब लोग इस शहर का निर्माण कर रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि वे महंगे स्टोन्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि डायमंड्स मुश्किल से ही दिखाई दे रहे थे। लोकल रहने वालों ने इस फैक्ट को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि शहर की दीवारें धूप में अजीब तरीके से शाइन करती हैं। अब उनका मानना है कि ये जगह आसमान से गिरे हीरो से बनी है। हमारा अगला पड़ाव फिर से यूके में है। इस बार चट्टानें एक अर्थली ओरिजिन की हैं। फेमस स्टोनहेंज। लोगों ने यहाँ रॉक्स के घेरे को एक निश्चित ऑर्डर में रखा है। इस आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके निर्माण का कारण पक्की तरह से कोई नहीं जानता। रहस्यमयी रॉक से बने एक और कंस्ट्रक्शन की खोज सिर्फ 2 मील दूर हुई थी। इसे सुपरहेंज कहा जाता है। ये बड़ा, भारी और ज्यादा स्पेस लेने वाला है। यहाँ हर एक प्लेट 15 फीट है, जो 2 फ्लोर की ऊंचाई के बारे में है। एक बार स्टोन्स वर्टिकली खड़े हो गए और एक विशाल सेमी सर्कल बना दिया, लेकिन लगभग 4500 साल पहले किसी ने स्टोन्स को धक्का दिया था। ये एक कॉलेज प्रैंक था। नहीं, वाकई में नहीं। इसलिए काफी देर तक उनका पता नहीं चल सका। साइंटिस्ट अभी भी सुपरहेंज के रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं, लेकिन उनका मानना है कि खड़े वर्टिकल स्टोन्स किसी बड़े मॉन्यूमेंट का हिस्सा थे। कुछ दूसरे अमेजिंग रॉक्स कोस्टा रिका के साउथ में लोकेटेड हैं। ये इंसान के साइज से बड़े होते हैं और छोटे बोलिंग बॉल्स के साइज के होते हैं। वहीं उन सभी की शेप गोल है। ये बड़े रॉकी गोल पत्थर लोगों द्वारा बनाए गए थे। सही राउंड शेप पाने के लिए स्टोन टूल्स को यूज करके पॉलिश करने में वर्षों लग गए होंगे। ये बॉल्स अविश्वसनीय रूप से भारी होती हैं, लेकिन बास्केटबॉल की तरह आसानी से लुढ़क सकती हैं। सभी रॉक्स अलग अलग उम्र के हैं। उनमें से कुछ लगभग 2500 साल पहले बनाए गए थे। उनमें से अधिकांश पिघले हुए ज्वालामुखी मैग्मा से बने हैं। अब तक साइंटिस्ट नहीं जानते कि इन पत्थरों का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया था। वे बड़े शहरों के पास कोस्टा रिका के विभिन्न हिस्सों में पाए गए। ये पॉसिबल है कि पुरानी सिविलाइजेशंस ने उन्हें स्पेशली लोकल किंग्स की ग्रेटनेस दिखाने के लिए लगाया हो। साथ ही कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रॉक्स को एस्ट्रोनॉमी की स्टडी के लिए एक टूल के रूप में यूज किया जाता था। जो लोग अपनी रॉक्स के उद्देश्य को जानते थे वे गायब हो गए थे और उनके साथ स्टोन्स की हिस्ट्री भी खो गई थी। आइए अपने सफर को सबसे अच्छी आर्कियोलॉजिकल खोज के साथ खत्म करें। आप पेरू के रेगिस्तान से गुजर रहे हैं और एक निचली पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। आप नीचे देखते हैं और नोटिस करते हैं कि पहाड़ी का सरफेस अजीब रेखाओं से ढका हुआ है। आप बहुत दूर तक जाते हैं और पहाड़ी पर एक बड़ी कैट देखते हैं। इस तरह की ड्राइंग को जियोग्लिफ कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 120 फीट है, जो बोइंग कमर्शियल जेट के साइज का लगभग आधा है। आर्कियोलॉजिस्ट ने 2020 में बड़ी कैट की खोज की और पाया कि इसे 200 और 100 ईसा पूर्व के बीच कहीं बनाया गया था। ये विशाल ड्राइंग विभिन्न पिक्चर्स के एक रहस्यमयी ग्रुप का पार्ट है। बिल्ली के अलावा अन्य जानवर, पौधे और शानदार फिगर्स भी हैं। ये सभी पेरू के डेजर्ट में पाए गए थे। बिल्ली का बच्चा संयोग से मिल गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे पहले नहीं देखा क्योंकि पहाड़ी पर नेचुरल इरोजन ने सिलुएट को लगभग मिटा दिया है। 30 अक्टूबर 1779 की सुबह मिडिल ईस्ट के लोग एक भूकंप की वजह से जागे। उनके घरों की दीवारों में दरारें आ गई थी, छतें टूटने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खुद इलाकों में इकट्ठा हो गए, लेकिन जोरदार झटकों के कारण बार बार लड़खड़ाते और गिरते रहे। 1 महीने बाद एक और भूकंप आया, लेकिन और भी तेज था। पेड़ टूट गए, मकान ढह गए, जमीन में गहरी दरारें पड़ गई। ये सब 2 मिनट तक चला। जमीन, सड़कें और शहर सब कुछ नष्ट हो गया।
अविश्वसनीय रूप से लेबनान के बालबेक में पुराने समय के दौरान बनी बिल्डिंग्स ने इन भूकंप को सह लिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस आलीशान और रहस्यमयी जगह को रोमन एम्पायर के दौरान बनवाया गया था, लेकिन कई रिसर्चर्स ऐसा नहीं मानते। सच्चाई जो भी हो, ये शहर मानव जाति की प्रमुख आर्कियोलॉजिकल फिनोमिनन में से एक है। बालबेक में बने जुपिटर के मंदिर को यहाँ की सबसे अद्भुत इमारत माना जाता है। रोमन एम्पायर के लोगों का मानना था कि जुपिटर के पास बिजली और तूफान पर काबू करने की ताकत थी। 54 स्तंभों के साथ ये बिल्डिंग किसी प्लेटफॉर्म की तरह लगती थी। इन पर एक बहुत बड़ी छत टिकी हुई थी। आज आप केवल 6-70 फीट ऊंचे स्तंभ भी देख सकते हैं। उनमें से हर एक 3 सेक्शन से बने हैं और पेंसिल जैसे दिखते हैं। इन पेंसिल्स की कोर लेड से बनी थी, जिससे स्तंभ बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गए थे। पत्थर के सभी टुकड़ों में हर एक का वजन 80 टन था। यह करीब 35 फोर्ड एक्सप्लोरर एसयूवीज जितना है। देखिए, ये गीजा के ग्रेट पिरामिड का सबसे बड़ा ब्लॉक है, लेकिन बालबेक के ब्लॉक्स के मुकाबले में उतना इंप्रेसिव नहीं दिखता। जुपिटर के मंदिर के नीचे की नींव को प्रिजर्व किया गया था। इस तरह स्पेशलिस्ट ने पता लगाया कि करीब 25 मोनोथिलिक स्टोन से बनी है, जिसका वजन 450 टन है। इसका मतलब है कि बालबेक के ब्लॉक्स का वजन इजिप्ट के ब्लॉक्स के वजन से 4 गुना ज्यादा है। वहां नींव में 3 और बड़े लाइमस्टोन ब्लॉक्स हैं, जिनमें हर एक का वजन 800 टन है। ये बोइंग 747 प्लेन के वजन के 2 गुने से भी ज्यादा है। उस दौर के बिल्डर्स को पत्थर के टुकड़े से ऐसे जायंट्स को तराशने में मुश्किल हुई होगी, और उसके बाद उन्हें उनको कंस्ट्रक्शन साइट पर खींच कर ले जाना और बहुत ऊंचा उठाना पड़ा होगा। इन लॉजिस्टिक्स को दोहराना शायद आज के बिल्डर्स के लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। इतना काम करने के लिए उन्हें मॉडर्न इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, लेकिन बालबेक के कंस्ट्रक्टर्स के पास सर्कुलर आरी वाले क्रेन्स या बिजली नहीं थी। उन बिल्डर्स ने ऐसा कैसे किया? वैज्ञानिकों के पास एक थ्योरी है जिसमें रस्सियां, चरखी और लीवर सिस्टम शामिल हैं। स्वाभाविक रूप से उस दौर के इंजीनियर्स ने सभी गैजेट लकड़ी से बनाए होंगे। मंदिर परिसर के खंडहरों से लगभग 3000 फीट की दूरी पर एक खदान है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यही कंस्ट्रक्शन के लिए पत्थरों को काटा गया होगा। उन्हें वहां लाइमलाइट का एक ब्लॉक भी मिला। ये बेहतरीन जगह के लिए भी बहुत बड़ा लग रहा था। इस मोनोलिथ को स्टोन ऑफ साउथ कहा जाता है। ये 65 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा था। उस दौर के बिल्डर्स के पास इसे इसकी मदर रॉक से पूरी तरह से अलग करने का टाइम नहीं था। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने हिसाब लगाया कि लाइमस्टोन के इस टुकड़े का वजन 1000 टन से ज्यादा था। ये 3 बोइंग एयरक्राफ्ट या 160 अफ्रीकी हाथियों के जितना है। स्टोन ऑफ साउथ के पास आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक और सरप्राइज इंतजार कर रहा था। ये दूसरा मोनोलिथ था जिसका वजन 1200 टन से ज्यादा था, लेकिन बिल्डर्स यही नहीं रुके। उन्होंने अपना काम जारी रखा। साल 2014 में उसी खदान में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ब्लॉक खोद निकाला जिसका वजन 1650 टन था। अब भी ये कोई नहीं जानता है कि उस दौर के लोगों को एक ऐसे पत्थर के टुकड़े की जरूरत क्यों थी जिसका वजन 125 स्कूल बसों के बराबर था। ये भी साफ नहीं है कि वे इस जायंट को कैसे मूव करते और उन्होंने काम को पूरा क्यों नहीं किया। किसी भी मामले में ये तीसरा मोनोलिथ मानव इतिहास में पत्थर का सबसे बड़ा प्रोसेस टुकड़ा है। यहाँ जवाब से ज्यादा सवाल हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि अतीत के लोगों के पास हाईटेक इक्विपमेंट थे। दूसरे लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन वो ये समझने के लिए उत्सुक हैं कि बिल्डर्स उन पत्थरों को मूव करने में कामयाब कैसे हुए। हमारे प्लेनेट पर बड़ी संख्या में बीते दौर की बिल्डिंग्स और आर्टिफैक्ट्स हैं। उनमें से बहुत से रिसर्चर्स को उलझा कर रख देते हैं। इजिप्ट में जोसर के पिरामिड के पास आर्कियोलॉजिस्ट को टनल्स का एक नेटवर्क मिला है। इस जगह को सिरापियम कहा जाता है। इसमें 70 से 100 टन वजन के 24 सार्कोफेगाई हैं। ये बेहद बड़े बॉक्सेस ग्रेनाइट के टुकड़े से कार्व किए गए हैं और भार लेड से ढके हुए हैं। सार्कोफेगाई पूरी तरह से सिमेट्रिकल हैं। छूने पर उनकी दीवारें कांच की तरह चिकनी हैं। आज के दौर की टेक्नोलॉजी होने पर भी ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इजिप्ट के दौर के लोगों ने ये कमाल कर दिखाया है। लाइकर्गस कप एक अनमोल आर्टिफैक्ट है और प्राचीन नैनो टेक्नोलॉजी का एक नमूना है। ये कांच से बना है जो अपना रंग बदल सकता है। अगर आप प्याले के सामने कोई लाइट सोर्स रखते हैं तो वो हरा हो जाता है। अगर प्याले के पीछे रोशनी हो तो वो गहरा लाल हो जाता है। इस केस में ग्रीक राजा लाइकर्गस का फिगर हल्के बैंगनी रंग में बदल जाता है। वैज्ञानिकों को 20वीं सदी के अंत में जाकर ये समझ आए कि कैसे काम करता है। माइक्रोस्कोप से उन्होंने चांदी, सोने और तांबे के नैनो पार्टिकल्स को देखा। उन्हें ग्लास मैट्रिक्स में जोड़ा गया था।
इसी के कारण आप डाइक्रोइज्म नाम के कलर चेंज को देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सोने और चांदी को फाइन डस्ट में बदल दिया गया था। भूल से ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। लगता है वो एक्सपर्ट जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। बोलिविया में पूमा पंकू नाम की एक क्यूरियस जगह है। ऐसा लगता है जैसे कोई वहां बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन सेट के साथ खेल रहा था और खेल के बाद वो टुकड़ों को वापस बॉक्स में रखना भूल गया। इन बड़े पत्थरों के ब्लॉक्स को उस दौर के बिल्डर्स ने करीब 1500 साल पहले तराशा था। कुछ चट्टानों का वजन 100 टन है। ब्लॉक्स को कंस्ट्रक्शन साइट से 60 मील दूर खदान से समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर लाया गया था। उस एरिया में कोई जंगल नहीं है। इसका मतलब है कि बिल्डर्स लकड़ी के रोलर्स बनाने के लिए पेड़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ये मॉन्यूमेंट इनका सिविलाइजेशन का है। वैज्ञानिकों को यकीन है कि वो पहियों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। 1992 में चीन के किसी गांव के लोगों ने एक तालाब से पूरा पानी निकालने का फैसला किया। उनके पूर्वज सैकड़ों सालों से इसका इस्तेमाल कपड़े धोने और मछली पकड़ने के लिए करते रहे थे। वे 17 दिनों तक पानी बाहर निकालते रहे। रिजर्वायर के सबसे निचले तल पर उन्होंने कुछ ऐसा पाया जिसकी उन्हें उम्मीद न थी। गांव वालों ने एक गुफा का एंट्रेंस देखा जो 100 फीट की गहराई तक जा रहा था। इस इनक्रेडिबल खोज का नाम लॉन्ग यू क्वेव्स पड़ा। उन अनजान बिल्डर्स ने करीब 3,20,000 वर्ग फीट की गैलरीज बनाई थी। वहाँ सेपरेट रूम्स, ब्रिजेस, पूल और कॉम्प्लेक्स हैं जो छत के सपोर्ट दे रहे हैं। गुफा की दीवारें अजीबोगरीब लाइंस और पैटर्न से भरी हुई हैं। गुफाओं को किसने और क्यों बनाया, इस बारे में वैज्ञानिकों को कोई जानकारी नहीं मिली है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी एक रहस्य बनी हुई है। एंटोनियो स्ट्राडिवारी 18वीं सदी में इटली में रहते थे। उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे। उनकी 600 से ज्यादा रचनाएं आज तक बची हुई हैं। उनमें से करीब 500 तो वायलिन है। इनमें से एक इंस्ट्रूमेंट को नीलामी में $16 मिलियन में बेचा गया था। ये वायलिन क्लियर और डीप साउंड करते हैं। रिसर्चर्स ये नहीं समझ पा रहे हैं कि स्ट्राडिवेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऐसी यूनिक साउंड्स क्यों पैदा करते हैं। शायद ये उन वार्निश के कारण है जिसे मास्टर वायलिन को कवर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसका जवाब उस लकड़ी में भी हो सकता है जिससे इंस्ट्रूमेंट बने हैं। उन दिनों यूरोप में कोल्ड क्लाइमेट था, इससे लकड़ी ज्यादा डेंस हो गई और उसके बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स खास तौर से कानों को अच्छे लगते थे। भारत के शहर दिल्ली में एक 23 फीट ऊंचा पोल है। इसका वजन 6.5 टन है और ये 98% रॉट आयरन से बना है। 1600 साल पुराने इस पिलर में जंग या खराब होने का कोई निशान नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ड्राई वेदर और मेटल की केमिकल कंपोजिशन के कारण मॉन्यूमेंट इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड है। ये जंगल के लिए प्रतिरोधी हो सकता है। फिर भी रिसर्चर्स को ये नहीं पता है कि लोहारों ने कैसे एक लोहे का खंभा बनाया जिसमें जंग नहीं लगती। मॉडर्न मेटलर्जिस्ट के लिए भी ये एक मुश्किल काम की तरह लगता है। अल नासला रॉक एक परफेक्ट स्ट्रेट स्लिट से 2 भागों में बटी हुई है। हर एक बोल्डर एक छोटे से पेडेस्टल पर खड़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एंशिएंट लेजर टेक्नोलॉजी का सबूत है, लेकिन जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये स्प्लिट जमीन को खिसकने या चट्टान के नीचे होने वाले नेचुरल वाइब्रेशन के कारण हुआ होगा। इस प्रोसेस के कारण दरार बनी होगी। ये हजारों सालों से गहरी होती जा रही थी और धीरे धीरे नेचुरल मॉन्यूमेंट्स ने वो फॉर्म बना ली जो आज आप देख सकते हैं। हम साइबेरिया में हैं। यहाँ इतनी ठंड है कि हवा के झोंके आपके चेहरे को झुलसा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सफेद बर्फ आपको अंधा कर रही है। परमाफ्रॉस्ट के कारण ये जगह अंटार्कटिका जैसी दिखती है। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने यहाँ की एक नदी पर रिसर्च की। एक ड्रिलिंग रिग की मदद लेकर उन्होंने जमी हुई मिट्टी के कई नमूने निकाले। बर्फ के अंदर जिंदा क्रिएचर्स को पाकर वैज्ञानिक हैरान हो गए। बाद में लेबोरेटरी में उन्होंने महसूस किया कि ये माइक्रोस्कोपिक मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म वाले क्रिएचर्स हैं। इन्हें डेलॉइड रोटीफर्स के नाम से जाना जाता है। ये क्रिएचर्स छोटे कीड़ों की तरह लग रहे थे। वैज्ञानिक जानते हैं कि ये कीड़े फ्रोजन कंडीशन में 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन बर्फ में पाए जाने वाले रोटीफर्स की उम्र लगभग 24,000 साल थी और डीफ्रॉस्टिंग के बाद उन्होंने रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे जैसे कि वे हजारों साल नहीं कई घंटों से सो रहे हों। आगे जांच से पता चला कि ये क्रिएचर्स सैकड़ों हजारों वर्षों तक जमे हुए रह सकते हैं। ये रोटीफर्स उस समय भी जिंदा रहे होंगे जब इंसानों ने पहिए का आविष्कार भी नहीं किया था। वैसे ये उनकी इकलौती सुपर पावर नहीं है। डेलॉइड
रोटिफर्स पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिवली रेजिस्टेंट जीवों में शामिल हैं। वे उन जगहों पर जिंदा रह सकते हैं जहां ऑक्सीजन और पानी नहीं है। वे हाई एसिडिटी वाले एरिया में भी लंबे समय तक भोजन और पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं। वैसे ये अकेले ऐसे क्रिएचर्स नहीं हैं जो हजारों साल जिंदा जीने के लिए जाने जाते हैं। कुछ खास तरह की काई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लगभग अमर होते हैं। राउंड वॉर्म के नाम से जाने जाने वाले नीमाटोड्स दुनिया में कीड़ों की एक अनोखी किस्म है जो हर माहौल में एडजस्ट कर लेती है। ऊंचे और शानदार आईफिल टावर की कल्पना करें। चलिए अब इसे 10 गुना ऊंचा बनाते हैं और इसे जमीन के नीचे रखते हैं। सरफेस के नीचे ठीक इतनी ही गहराई पर हजारों फीट नीचे वैज्ञानिकों ने इनको खोज निकाला है। इस जगह पर न धूप है और न ही कोई हवा। वैसे ये हमारे प्लेनेट के सरफेस के मुकाबले पृथ्वी के सेंटर के बहुत करीब है। यहाँ का टेम्परेचर इसलिए सबसे गर्म रेगिस्तान के बीच वाले भाग की तुलना में ज्यादा है। ऊपर की लाखों टन मिट्टी बेतहाशा प्रेशर पैदा करती है, लेकिन ये सब यहाँ जीवन को पनपने से नहीं रोक सका। जब राउंड वॉर्म के पास हवा, भोजन खत्म हो जाता है या जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वे एक अनूठे ठहराव वाली हालत या गहरी हाइबरनेशन की पोजीशन में आ जाते हैं। इस मोड में इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और उनकी बॉडी के लगभग सारे प्रोसेस रुक जाते हैं। ये क्रिएचर्स बहुत लंबे समय तक सो सकते हैं और ये तभी जागते हैं जब माहौल ज्यादा रहने लायक हो जाए। वैसे इनको तलाशने के लिए आपको इतना जमीन के नीचे जाने की जरूरत नहीं है। नीमाटोड्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। वे गर्म झरनों, रेगिस्तानों, ऊंचे पहाड़ों, अंटार्कटिका की सख्त बर्फ के बीच या जानवरों और इंसानों के अंदर रह सकते हैं। हमारे अगले हमेशा जिंदा रहने वाले जीव टार्डीग्रेड हैं। इनको वाटर बेयर्स भी कहा जाता है। ये सूक्ष्म 8 पैर वाले इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो आर्थ्रोपॉड से नजदीकी रिश्ता रखते हैं। उन्हें बिना मदद नंगी आंखों से देखना नामुमकिन है। टार्डीग्रेड्स को बारीकी से देखने में एक पारंपरिक माइक्रोस्कोप आपकी मदद कर सकता है। वे छोटे भालू की तरह दिखते हैं। उन्हें वाटर बेयर कहा जाता है क्योंकि उन्हें हर समय अपने शरीर के चारों ओर पानी की एक पतली परत की जरूरत होती है। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए ये जरूरी है। समुद्र की गहराई से लेकर रेत के टीलों तक सभी प्रकार के माहौल में टार्डीग्रेड पाए गए हैं। वे अपने अनूठे स्ट्रक्चर की वजह से काफी दमदार हैं। हाँ, वे नरम दिखते हैं लेकिन उनकी बॉडी एक सख्त परत से कवर्ड होती है। ये कोटिंग बिल्कुल टिड्डे, मेंटिस और कई दूसरे कीड़ों के एक्सोस्केलेटन जैसी दिखती है। वाटर बेयर्स अपने पुरानी परत को तब उतारते हैं जब उन्हें अपना साइज बढ़ाने की जरूरत होती है। इसकी 8 टांगों में हर एक पर 4 से 6 पंजे होते हैं। ये इन्हें किसी भी सतह से चिपके रहने में मदद करते हैं। बेयर्स अंटार्कटिका से लगभग 3 गुना ठंडे बर्फ के टेम्परेचर में रह सकते हैं। गर्मी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती। वे उबलते पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। साथ ही वाटर बेयर्स रेडिएशन और हाई प्रेशर से भी नहीं डरते। समुद्र की गहराई में मौजूद प्रेशर सबसे मजबूत एलॉय को भी खत्म कर सकता है, लेकिन ये क्रीचर्स 6 गुना ज्यादा प्रेशर झेल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वे स्पेस के वैक्यूम में रह सकते हैं। हमारे प्लेनेट में एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये शील्ड हमें सोलर रेडिएशन से बचाती है। टार्डीग्रेड्स को इस सुरक्षा की जरूरत नहीं है। वे पृथ्वी के पास वाले ऑर्बिट में जाकर बिना किसी नुकसान के वापस आ सकते हैं। इसकी वजह एक प्रोटीन है जो उनके डीएनए को आयनाइजिंग रेडिएशन से बचाता है। दूसरे अमर जीवों की तरह वाटर बेयर्स क्रिप्टोबायोसिस की स्टेट में आ सकते हैं। टार्डीग्रेड अपने सिर और पैरों को अपने शरीर के अंदर खींचकर सो जाते हैं। यदि आसपास का माहौल ठंडा, सूखने वाला या ऑक्सीजन की कमी वाला हो जाता है तो हालात सुधरने तक वे इस बैरल रूप में बने रहते हैं। वे ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। लेकिन किसी बड़े जीव की बात करें, आयरन क्लैड बीटल से मिलें। वे दक्षिण पश्चिमी अमेरिका और मैक्सिको में रहते हैं। ये कीड़े ज्यादा टेम्परेचर पर जिंदा नहीं रह सकते। ये ऑक्सीजन के बिना या बढ़े हुए रेडिएशन में रह सकते हैं, लेकिन उनके शेल इतने सख्त होते हैं कि उनमें किसी ड्रिल या हथौड़े से ही छेद किया जा सकता है। उनके टिकाऊ एक्सोस्केलेटन एक खास चीज
यानी काइटिन से बने होते हैं। ये चीज केकड़ों या झींगा के कवच में भी पाई जाती है। फिर भी इस बीटल का काइटिन इतना टिकाऊ होता है कि ये इसे तेज स्पीड से चलती कार के असर को झेलने की ताकत भी देता है। खतरा होने पर वे अपने मूंछों और मजबूत पैरों को खोल में बने खास खांचे में छिपा सकते हैं। दूसरे जानवर इसका कवच नहीं काट सकते, इसलिए वे बीटल को अपने मुंह से बाहर निकाल देते हैं और कहीं और लंच की तलाश में निकल जाते हैं। जैसे ही खतरा गायब हो जाता है, ये कीड़े अपने पैरों को फिर से फैलाते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इसके अलावा ये कवच इनको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। ये मैक्सिको और दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के गर्म क्षेत्रों में रहने वाले इन कीड़ों के लिए काफी उपयोगी है। अपने एक्सोस्केलेटन के अंदर वे नमी जमा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन कीड़ों को जब भी पानी मिलता है तो वे इसे एब्सॉर्ब कर लेते हैं और इस लिक्विड को अपने अंदर ले जाते हैं। अगले क्रीचर्स काफी नाजुक हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उनको उन जगहों पर कैसे जिंदा रहना है जहां पर लगभग कोई दूसरा जानवर नहीं रह सकता। हम रोमानिया के दक्षिण पूर्व में काला सागर के पास जा रहे हैं। यहाँ एक उजाड़ चौड़े मैदान पर आप एक गड्ढा देख सकते हैं। ये एक गहरी अंडरग्राउंड खान है। हमारे प्लेनेट के सरफेस पर हवा में आमतौर पर लगभग 20% ऑक्सीजन होती है, लेकिन इस खदान में सिर्फ 10% ही मिलती है। गुफा के अंदर हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाती है। बिना ऑक्सीजन टैंक के लोग वहां सांस नहीं ले सकते। हम शायद कह सकते हैं कि वहां का पानी और हवा जहरीली है। वहां लगभग कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह पाएगा। इस सब के बावजूद इस गुफा में जीवों की 48 स्पीसीज पाई गई हैं। उनमें से 33 नए तरह के क्रीचर्स हैं। वैसे ये ऐसे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया नहीं हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर कुछ बड़े वाले जीव भी हैं। अजीब से सफेद स्नेल्स खान की दीवारों पर रेंगते हैं। पारदर्शी झींगा और अजीब किस्म की जोंक का एक समूह पानी में तैरता है। विशाल मूंछों वाले सफेद सेंटीपीड और डरावनी सफेद मकड़ियां जमीन पर दौड़ती हैं। वैसे वे सभी यहाँ लगभग 50 लाख साल से जी रहे हैं। आप एक वाटर स्कॉर्पियन और इस जानवर की एक दूसरी अजीब किस्म को देख सकते हैं। ये गर्म रेत या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहने वाले अपने भाई बंधुओं की तरह नहीं दिखता। यहाँ कोई भी जिंदा क्रीचर बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं दिखता। सभी जानवर या तो सफेद हैं या उनके आर पार देखा जा सकता है। उनके पास आंखें नहीं हैं, लेकिन लंबे पंजे और एंटीना जैसी मूछें हैं जो उन्हें इस अंधेरी जगह में नेविगेट करने में हेल्प करती हैं। आप गुफा में जितनी गहराई में जाएंगे, हवा में उतनी ही कम ऑक्सीजन होगी, लेकिन इसके साथ ही जीवों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यहाँ की हवा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है। इस गुफा में रहने वाले जीवों ने कभी भी सूर्य के प्रकाश को नहीं देखा और न ही कभी अंधेरे से बाहर निकले हैं। जहाँ पर पौधे ऑक्सीजन पैदा नहीं करते, उस तरह के माहौल में जिंदा रहना नामुमकिन लगता है। ये यहाँ पर कैसे जिंदा हैं? इस सवाल का जवाब एक छोटी सी झील में छिपा है। इसके पानी की सतह अजीब झाग से ढकी हुई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सफेद पदार्थ जिंदा है। ये नरम गीले कागज जैसा दिखता है जिसे आसानी से फाड़ सकते हैं। ये अरबों जिंदा ऑर्गेनिज्म हैं और इस बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। गुफा में बाहर के मुकाबले में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। वैसे ये बैक्टीरिया पौधों की तरह इसे सोखते हैं, लेकिन वे फोटोसिंथेसिस की मदद से ऐसा नहीं करते। इसका मतलब है कि उन्हें सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं होती। वे कीमोसिंथेसिस के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये बैक्टीरिया जो चीज छोड़ते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया के लिए भोजन होता है। साथ ही ये दूसरे बैक्टीरिया बड़े क्रीचर्स का भोजन बनते हैं। एक अनोखी फूड साइकिल जो आपको प्लेनेट पर कहीं और नहीं मिल सकती, वो केवल यहाँ मौजूद है।